गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 और कक्षा 12 के आनुवांशिक चैप्टर से एक टॉपिक है डीएनए, जो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। इसी वाटसन और क्रिक के द्वारा तैयार किया गया मॉडल का आज हम अध्ययन करेंगे कि वाटसन और क्रिक जो ये मॉडल तैयार किए थे किसके आधार पर तैयार किए थे। ये चारगाफ के नियम के आधार पर मॉडल तैयार किए थे, लेकिन मॉडल तैयार करने में वाटसन एवं क्रिक तथा विल्कन्स तीन वैज्ञानिक ने मिलकर के डीएनए की कार्यकारी प्रतिरूप तैयार किया। डीएनए का कार्यकारी प्रतिरूप तैयार किया और इस कार्यकारी प्रतिरूप तैयार करने के बाद इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, वाटसन और क्रिक के अनुसार जो डीएनए है, इनके अनुसार जो डीएनए है, देखा जाए कि डीएनए अणु हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। ठीक, वाटसन और क्रिक के अनुसार डीएनए अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं जो एक इमेजिनरी एक्सिस के चारों तरफ, जो एक इमेजिनरी एक्सिस के चारों तरफ सर्पिलाकार क्रम में लगे रहते हैं, सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित होते हैं। ठीक, पहला पॉइंट इनका यही था कि डीएनए अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है जो एक इमेजिनरी एक्सिस के चारों तरफ सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित होता है। इसका कहने का मतलब ये था कि जो डीएनए देखा जाए हम लोग, तो डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ठीक, और इनके बीच में एक इमेजिनरी एक्सिस होती है। इसी इमेजिनरी एक्सिस के चारों तरफ क्या होते हैं, डीएनए सर्पिलाकार में कुंडलित होते हैं। ठीक, अर्थात ये सीढ़ी, अर्थात देखा जाए तो सीढ़ी के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, सीढ़ी के जैसा दिखाई देता है। अगर ये जैसे रस्सी बरा हुआ है, रस्सी को खोल दिया जाए तो रस्सी को जब खोलेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा डीएनए। ठीक है, इसलिए लिखा गया है ये सीढ़ी के जैसा दिखाई देता है। अब आगे देखते हैं कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कौन से अणु होते हैं। तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, अर्थात ये जो डंडा दिखाई दे रहा है, ये सीढ़ी के दोनों डंडे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं। और यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता किससे है, तो ये बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है, ये बने किससे हैं, ये शुगर तथा फास्फेट से बने होते हैं। कौन, ये स्ट्रैंड। कहने का मतलब था सीढ़ी का जो दोनों डंडा है,
जिसे हम क्या कर रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसके बने हैं, शर्करा के तथा फास्फेट से। शर्करा और फास्फेट आपस में जब मिलते हैं तो इस प्रकार के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अर्थात ये डंडे और ये डंडे दोनों किसके हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के हैं। और दोनों डंडे आपस में किससे जुड़ते हैं, ये जो दोनों स्टैंड हैं, देखिए बीच में एक छोटा डंडा लगा हुआ है सीढ़ी का। ये छोटा डंडा क्या है, ये जो छोटा डंडा है ये नाइट्रोजनस बेस है। क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। अर्थात सीढ़ी के दो डंडे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण कर रहे हैं, ये दोनों डंडे आपस में युगल नाइट्रोजन क्षार के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, इतना बात क्लियर हो गया होगा कि वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया पहला नियम यह बताया गया कि डीएनए अणु जो होते हैं क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं जो एक इमेजिनरी एक्सिस के चारों तरफ सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित होते हैं और सीढ़ी जैसी संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। अर्थात सीढ़ी का जो दो डंडा होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और बीच का जो डंडा है नाइट्रोजन बेस हैं, जो दोनों डंडों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ कर रखने का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट देखा जाए, अगला पॉइंट, प्रत्येक चेन, ठीक, कौन से चेन, ये डीएनए के, जो प्रत्येक चेन होते हैं किसके बने हैं, एक से अधिक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से। अर्थात प्रत्येक चेन हजारों की संख्या में, कह लीजिए हजारों की संख्या में क्या है, न्यूक्लियोटाइड, हजारों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बनते हैं, जिसे क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये था कि जो चेन बना हुआ है, ये जो डंडे बने हुए हैं, दो लंबे लंबे सीढ़ी के स्टैंड जो दोनों हैं, ये सीढ़ी के जो स्टैंड हैं हजारों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स है लिखा हुआ, हजारों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण किया जाता है। ठीक, इस तरह ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट देखा जाए कि ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये किसके बने होते हैं। हमने बताया कि एक से अधिक या हजारों की संख्या में जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण होगा। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं, तो इस अगला जो पॉइंट मेरा है चौथा, कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर तथा फास्फोरिक एसिड के मिलने से बनते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हमने बताया कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोज शुगर तथा फास्फोरिक एसिड के मिलने से बनते हैं। ठीक, अब
ये जो है सब आपस में मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट देखा जाए। अगला पॉइंट देने से पहले एक छोटा सा फिगर बना रहे हैं, जैसे कि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर का ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, 5 कार्बन का कंपाउंड होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसमें इसको हम अगर 5 करना है तो यहाँ 5 कर लेते हैं, OH हो गया। ये 5 कार्बन कंपाउंड का डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अब देखा जाए कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगला पॉइंट 5वां, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स के डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजिनस बेस जुड़ते हैं। ठीक है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स में डीऑक्सीराइबोज शुगर कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं, अर्थात ये जो कार्बन नंबर 1 है इनसे नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दिया जाए, जैसे साइटोसिन। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट कि कार्बन नंबर 5वें से फॉस्फेट अणु जुड़ते हैं। अब 5वां कार्बन कौन सा है? ये है, तो इनसे क्या होगा, इनसे जुड़ेंगे कौन से? फॉस्फेट अणु। ठीक है, कार्बन नंबर 5 से ये जहां रहा 5वें से फॉस्फेट अणु का जुड़ाव होता है, जबकि कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजन बेस का जुड़ाव होता है। ठीक है, इस तरह देखा जाए तो अगर फिगर स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं 4 ग्राफ वाला, तो इसी तरह हुबहू दूसरा स्ट्रक्चर आएगा। जैसे डीएनए के केस में थायमिन, डीएनए के केस में एडेनिन, डीएनए के केस में गुआनिन, चारों का स्ट्रक्चर इसी तरह हुबहू बनता हुआ जाएगा। तो देखा जाए तो इसमें देखने पे यह हमें दिखाई देता है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर कार्बन नंबर 1 जो अंदर के साइड में है, ये अंदर के साइड में नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं। ठीक है, और बाहर के साइड में कौन जुड़ता है? फॉस्फेट अणु जुड़ते हैं। तो अगला पॉइंट ये भी हो सकता है कि नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 अंदर के तरफ तथा डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर 5 बाहर से फॉस्फेट समूह जुड़ता है। नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से, ठीक, जो अंदर की तरफ है ये, और डीऑक्सीराइबोज शुगर कार्बन नंबर 5
कार्बन नंबर 5 जो ये है बाहर से क्या है फास्फेट समूह जुड़ते हैं। इस तरह इनका जुड़ाव होता है। अब अगला पॉइंट देखा जाए तो अगला पॉइंट में है कि सभी चैनों में अगला पॉइंट सातवां पॉइंट देखा जाए तो प्रत्येक चैन, ठीक है, किसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, प्रत्येक चैन में 2 छोर होते हैं, 2 छोर होते हैं जिसे हम 5' to 3' तथा 3' to 5' होता है। कहने का मतलब है एक चैन ये है और दूसरा चैन ये है, तो पहले चैन को हम डिनोट करते हैं 5' से, तो इसका जो दूसरा इंड है ये आएगा 3' से, और ये 3'1 से है तो ये आएगा 5' से। अर्थात जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड दोनों चैन के 2 छोर होते हैं। एक छोर को कहते हैं 5' और तो दूसरे छोर को कहते हैं 3'। इसी तरह दूसरा छोर जो होता है 3' to 5'। ऐसा इसलिए होता है कि डीएनए के जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन हैं एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, एंटी पैरेलल के रूप में। कैसे जुड़ते हैं, एंटी पैरेलल के रूप में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। 7वां पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट ये है कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन में एकांतर क्रम में फास्फेट तथा शुगर जुड़ते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये चैन देखा जाए ये वाला, तो सभी चैन, चाहे ये चैन हुआ चाहे ये चैन हुआ, दोनों चैन फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर, इस तरह से अल्टरनेट करते हुए एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है। अब ये कैसे जुड़ते हैं, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, चाहे एडेनिन का हो, चाहे गुआनिन का हो, चाहे साइटोसिन का हो, चाहे थायमिन का हो, सभी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के सहायता से जुड़ते हैं। अगले पॉइंट है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कंपाउंड हो गया, ठीक, दूसरा कंपाउंड नीचे, ये दूसरा कंपाउंड हो गया, तो ये दोनों न्यूक्लियोसाइड्स आपस में यहाँ कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर यहाँ 5 आपस में एक बॉन्ड के सहायता से जुड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड।
फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के सहायता से एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड या लाखों या हजारों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होते हैं, जुड़ते रहते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते रहते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट आता है अगला पॉइंट 10वां पॉइंट है कि डीएनए में ये फास्फेट और शुगर जो पाए जा रहे हैं, इनसे एकांतर क्रम में फास्फेट शुगर लगे हैं। तो एकांतर क्रम में लिखें, एकांतर क्रम से लगे शुगर तथा फास्फेट से, ठीक है, शुगर तथा फास्फेट से, वो भी किसमें, सिर्फ और सिर्फ शुगर में, सिर्फ और सिर्फ शुगर से नाइट्रोजनस बेस 90 डिग्री कोण पर लगे रहते हैं। ठीक है, ये जो शुगर बना है, इसी शुगर से क्या है, यहाँ नाइट्रोजन बेस लगे रहेंगे, सिर्फ और शुगर से ही क्या है, नाइट्रोजन बेस लगा हुआ रहेगा। ठीक, अब अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट हम बता रहे हैं कि इस तरह से देखा जाए, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, कह सकते हैं एक कुंडल में, 11वां पॉइंट है, एक कुंडलन में जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, एक कुंडल में जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, इनकी संख्या 10 होती है। लिख सकते हैं, एक कुंडल में नाइट्रोजनस बेस की संख्या 10 होती हैं। ठीक है, और दो न्यूक्लियोसाइड्स, ये दो न्यूक्लियोसाइड हैं, ठीक है, या कह लीजिए दो नाइट्रोजन बेस। अगला पॉइंट, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। दो नाइट्रोजनस बेस की बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती हैं, और यहाँ से लगाए यहाँ तक की बीच की दूरी, अर्थात एक कुंडलन की, इसी में लिख सकते हैं 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं तथा इनके बीच की दूरी जो है 34 एंगस्ट्रॉन होती है। अर्थात ये कितने दूरी है, 34 एंगस्ट्रॉन का है, जबकि ये और ये दोनों नाइट्रोजन बेस की बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन की पाई जाती हैं। ठीक, अगला पॉइंट है 13वां नंबर, कि इसमें डीएनए के केस में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में पिरिमिडीन और प्यूरीन की जो मात्रा होती है अणुओं की, वो बराबर होती है। लिख सकते हैं, पिरिमिडीन तथा प्यूरीन की अणुओं की मात्रा बराबर होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब नाइट्रोजन बेस सीढ़ी के
बीच वाले डंडे बनाते हैं तो दोनों का जुड़ाव आपस में होता है। किसका? नाइट्रोजन बेस का। जैसे एक डंडे से अगर C लगा है तो दूसरे डंडे से यहाँ G लगेगा। ये सीढ़ी के दो डंडे हैं। पहले डंडे से अगर T लगा है तो दूसरा डंडा से A लगेगा। यहाँ G लगा है तो यहाँ C, यहाँ A लगा है तो यहाँ T। इस तरह से आपस में क्या करते हैं? जुड़ाव करते हैं। और जुड़ाव में साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ 3 बांड अर्थात 3 हाइड्रोजन बांड के सहायता से जुड़ता है। अगला पॉइंट मेरा ये हो सकता है, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बांड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हो गया। इसी तरह इसमें देखा जाए थायमीन और एडेनिन के केस में, तो अगला जो मेरा पॉइंट है, अगले पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ डबल हाइड्रोजन बांड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ये कितने हाइड्रोजन बांड से? डबल, अर्थात 2 हाइड्रोजन बांड के द्वारा एडेनिन को थायमीन से या थायमीन को एडेनिन से जोड़ा जाता है और साइटोसिन को हमेशा गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बांड के सहायता से जोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह से वाटसन और क्रिक द्वारा मॉडल तैयार किया गया था, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला फिगर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा पूछता है वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल, डीएनए मॉडल बनाइए, या कह दिया जाता है कि वाटसन क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किए गए डीएनए मॉडल का प्रतिरूप तैयार कीजिए, और इसके साथ ये सारा पॉइंट आपको लिखना पड़ता है। एक और चीज़ है, पिरिमिडीन का जो बेस होता है, अगला पॉइंट में आ सकता है, पिरिमिडीन का जो बेस है वो हमेशा प्यूरीन के बेस से बराबर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिरिमिडीन के केस में साइटोसिन और थायमीन पाए जाते हैं, जबकि प्यूरीन के केस में एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है। इसमें देखिए इसका जुड़ाव हमेशा इससे होता रहता है। इसको इधर लिखते हैं, ठीक। इसका जुड़ाव हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के सहायता से, इसका जुड़ाव हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के सहायता से होता रहता है। इसलिए पिरिमिडीन की मात्रा अगर इस पॉइंट में 100 है तो इधर भी प्यूरीन की मात्रा भी 100 होगी, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। जब पूरक एलिमेंट हैं तो जब ये आएगा तो ये आएगा ही, ये आएगा तो ये आएगा ही, ये आएगा तो ये आएगा ही। अर्थात पिरिमिडीन के 2 नाइट्रोजन बेस और प्यूरीन के 2 नाइट्रोजन बेस एडेनिन के डीएनए के स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं। इसलिए
प्यूरिन और पिरिमिडीन का जो मात्रा है इस डीएनए में हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसका पूछा जाता है ये डायमीटर कितना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं डीएनए का जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना, 20 एंगस्ट्रॉन। ठीक, इस तरह से पूरा जितना वो लक्षण दिए डीएनए के बारे में अपने द्वारा, वो सारे लक्षण को हमने पूरा कवर किया है और आशा कर रहे हैं कि आपके समझ में भी आया होगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, अगला टॉपिक अगली क्लास में। ओके।